हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम थे, क्या किया था हमने? केमिकल बैलेंसिंग सीखा था। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है उसको हम बहुत ही आसानी तरीके से मज़े मज़े में सीखा था। और हमने बोला था आपसे, मैंने जैसे बोला कि सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जिसे यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसको जलाने से पहले हम क्लीन क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है बताइए। अब देखिए, मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। ठीक है, जो लेयर आता है जिसके वजह से मैग्नीशियम रिबन जलता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्लीन करके उस लेयर को हटा देते हैं। उस लेयर को हटाने के बाद जब उसको जलाया जाएगा तो आसानी से जलेगा। दूसरा नंबर सवाल में है, क्या है क्वेश्चन में? ये तो बैलेंस करना है, ये तो सिखा चुके हैं हमें। तो इसको आप खुद से बैलेंस करके देखिएगा। फिर देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन, इसको सिंबल लिखना है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखिएगा। आज जो हमको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई एलिमेंट, देखिए, केमिकल रिएक्शन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए एक बात कि एलिमेंट्स का चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल है, CaO, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O, वाटर का जो मिला है, और इसमें जो ये प्रोडक्ट बना है, क्या बना है प्रोडक्ट? CaOH का होल ट्वाइस बना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शुरू में रिएक्टेंट के रूप में हमने क्या लिया था कैल्शियम ऑक्साइड और H2O लिया था। ये रिएक्शन था। इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो भी क्या बना है? कैल्शियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ना कि अगर कैल्शियम लिए रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट बन गया आपका पोटेशियम का, प्रोडक्ट बन गया आपका हीलियम का, प्रोडक्ट बन गया आपका नाइट्रोजन का। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है तो क्या होता है? नया एलिमेंट्स का फॉर्मेशन तो नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है। नए एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी किताब को अच्छे तरह से पढ़िएगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि नए एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से दूसरा एलिमेंट नहीं बनता है, या फिर एटम डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि कि जो बॉन्ड्स होते हैं जो एलिमेंट्स के बीच, वो टूट जाते हैं, वो टूट के किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तभी हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब देखिए, पहला जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो रिएक्टेंट जब होते हैं, दो रिएक्टेंट वो क्या होते हैं कि एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक उदाहरण एग्जांपल हम देखे हैं, जैसे कि एक्टिविटी को आप हमेशा पढ़ा कीजिए, क्योंकि एक्टिविटी पढ़ने से बहुत ही फायदा होता है, कुछ समझ में आता है चीज़ों, मतलब आप एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को समझ रहे हैं, तो मतलब चीज़ों को आप रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है। साइंस को पढ़ने का सबसे जो अच्छा तरीका है क्या है? एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरह से एनालाइज करना, समझना। तो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट में आपको देखिए, एक्टिविटी 1.4 में क्या दिया हुआ है कि बहुत कम अमाउंट में आपको क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। ठीक है, और क्विक लाइम भी लेना, या फिर क्विक लाइम लेना है, उसको इसमें रखना है, बीकर में रखना है। ठीक है, बीकर में क्या रहना चाहिए? ये लेना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या फिर क्विक लाइम को लेना है। उसके बाद उसको रख दीजिए बीकर में, और फिर क्या करना, थोड़ी धीरे धीरे पानी डालना है, उसमें वाटर को डालना है। ठीक है, ऐड वाटर। ठीक है, टच द बीकर एज सोइन। अब उसके बाद बीकर को आप टच कीजिए, आपको कुछ टेम्परेचर में चेंज आया। देखिए, जो बीकर में हम डालें उसके बाद क्या करना है कि बीकर में जब पानी डालने के बाद धीरे धीरे पानी को ऐड करना है, उसके बाद आपको बीकर को टच करके देखना है। ये हुआ एक्सपेरिमेंट करना, तो मज़ा आएगा। ठीक है, एकदम मज़ेदार होगा। तो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि बीकर में पहले क्या डाले हैं? कैल्शियम ऑक्साइड डाले, फिर धीरे धीरे पानी डाला, पानी डालने के बाद उसको बीकर को टच करके देखें। टच करने के बाद हमको पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं।
पहले टच करने पर टेम्परेचर कुछ और था, अभी टच कर रहे हैं बाद में तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। हम पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं, स्टेट में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंजेस आया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। मतलब आप समझिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। मतलब जब भी हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं इसमें तो क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं। और इसमें हम किसमें क्या मिला है, वाटर को मिला है। क्या बना प्रोडक्ट मेरा, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बना प्रोडक्ट। प्लस में क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखिए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही प्रोडक्ट बना। ये हीट जो है, हीट तो गायब हो जाता है, हीट को स्टोर करने के लिए हम इसमें तो हीट को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट रहा वो क्या हुआ, वो हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट बना जब दो रिएक्टेंट को मिलाया गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है। तो इसी का डेफिनेशन यहाँ पे है, सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, उससे अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी है, एकदम आसान, तो मजे मजे में सीखना है। जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें, मतलब कॉम्बिनेशन का नाम से हमको पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद इतना याद रखना कि एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जो मेन चीज़ था इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, जो सिलेक्ट लाइम जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए, वॉल का वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जैसे कि दिवाली जो आता है या फिर कुछ नया त्यौहार आता है तो घर का पुताई किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट लाइम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर का एग्जाम में, मतलब जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहता है उसमें पूछा जा सकता है कि वाइट वॉशिंग के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो यूज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कोयला को हम जलाते हैं, कोल को जब जी जलाया जाता है तो वहाँ पर भी कोयला को जलाने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन सा है, एक ये है, दो रिएक्टेंट है आपका, एक ये है, ठीक है, कार्बन, और एक है ऑक्सीजन। दोनों रिएक्टेंट क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड O2, H2 और O2 से पानी बनना, वाटर बनना, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपसे उदाहरण पूछ दिया जाएगा एग्जाम्पल की कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स दो, तो आप आराम से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि पानी जो वाटर बन रहा है वो भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर ये जो बन रहा है बर्निंग ऑफ कॉयल, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे H2 और O2 दोनों में मिल रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, ये H2O बना रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ NCERT में बोला है, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे उस ऊपर में भी यही लिखा हुआ था। यहाँ पे इसको आप डेफिनेशन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन यू कैन यूज दिस, ओके, फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे देखते हैं। अब हमने देखा था कि क्या होता है कि जब भी, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन, हम रिएक्शंस को अलग अलग तरह से नाम दिए हैं। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बन रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो होता है वो जलता है। नेचुरल गैस को किसको बोलते हैं? CH4। किसको बोलते हैं? मीथेन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। और देखिए नेचुरल गैस जब जल रहा है, मतलब कहने का मतलब उसको जला रहे हैं, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीजन के बिना आग लगना या फिर जलना नामुमकिन है। आप बिना ऑक्सीजन का कुछ भी चीज़ को जला नहीं सकते। मतलब इससे ये जाहिर होता है, ये पता चलता है कि जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं देंगे ऑक्सीजन तो जलेगा नहीं। मतलब क्या हो रहा है? जिस चीज को हम जला रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, प्लस वाटर। ये वाटर जो है वेपर के रूप में है, देखिए गैस यहाँ पे है, तो ये बाहर उड़ जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, तो वो भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है बताइए? यहाँ पे दिया हुआ, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, ठीक है। हम लोग को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का जरूरत है। क्यों जरूरत है? हम कुछ भी काम करते हैं तो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का यूज करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, कहीं से एनर्जी चाहिए। तो कैसे एनर्जी मिलेगा हमको? हम क्या करते हैं एनर्जी के लिए? हम क्या खाना खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है? राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत जरूरी होता है, एनर्जी हमको उससे मिलता है। तो हम खाने के बाद खाते हैं तो उसमें देखिए हम कुछ भी चीज़ खाएं, ठीक है, तो खाने के बाद कुछ ना कुछ अभिक्रिया होता है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जो हम राइस खाए हैं या फिर हम पोटैटो खाएं या फिर ब्रेड खाए हैं, तो ब्रेड या राइस, पोटैटो, इन लोग के साथ रिएक्शंस होता है हम लोग का पेट में, स्टमक में। अब जो वो रिएक्शंस होता है, वो रिएक्शंस होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। अब देखिए प्रोसेस क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट करके रख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। हम लोग का जो, अब हमको एनर्जी कैसे मिलता है? देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। इतना लंबा प्रोसेस होने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तब हमको एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए उसका फॉर्मूला रिएक्शंस को लिखा हुआ, रिएक्शन को, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 है, एक्वा सॉल्यूशन है। इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बना है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ से हमको एनर्जी मिला है, देखिए ये एनर्जी मिला। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। तब हम यहाँ से एनर्जी को यूज करते हैं और जिंदा रहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि वेजिटेबल्स जो होते हैं उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। कैसे कंपोस्ट बनाते हैं? जैसे कि हम वेजिटेबल्स को खरीद करके लाए हैं, ठीक है, उसको कट करके सब्जी बनाया, हमने खाया, कुछ कुछ जो पार्ट्स बच जाते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको ले जा करके हम कहीं गड्ढे में खोद देते हैं, खोद के डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको किस लिए ऐसा करते हैं? उसको हम कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। कंपोस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उसको हम किसी और जगह पे जो बंजर जमीन है वहाँ पे डाल सकें, वहाँ पे पौधा उगा सके, वहाँ पर पेड़ उगा सके, इसीलिए हम कंपोस्ट बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है कंपोस्ट बनने का, वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट सब क्यों दिया हुआ है किताब में? इतना खूबसूरत बुक है एनसीईआरटी का। आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ते नहीं हैं जल्दी, आप लोग दूसरा फालतू बुक में चले जाते हैं। फालतू बुक नहीं बोलना है, मतलब आप जैसे कि दूसरे सारे बुक्स में आप चले जाते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरह से पढ़ते ही नहीं। पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। तो उसमें पहला ये जो एक्सपेरिमेंट है, क्या किया इन्होंने? देखिए यहाँ पे जो लिखता है टेक
टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब रखना है आपको, उसमें क्या डालना है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डालना है, ठीक है। क्रिस्टल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके घर में चीनी होगा, तो चीनी भी क्या है, चीनी एक शुगर का क्रिस्टल है, उसी तरह से फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो आप फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को आपको क्या डालना है, ट्यूब में, ये वाला को ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका ट्यूब है, ड्राई ट्यूब होना चाहिए, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। अब क्या करना है कि देखिए नीचे से एक बर्नर को जलाना है, उसके बाद उस ट्यूब को हीट करना है, ठीक है। ट्यूब को हीट करने के बाद अब क्या कीजिएगा, ट्यूब को आप रखिएगा तो ऐसे टेढ़ा रखना है, क्यों टेढ़ा रखना है, सीधा रखने पर आपको आपके मुंह पे जल सकता है, ठीक है। ये जो फेरस सल्फेट है इससे इवापोरेशन होगा, इससे भाप जो निकलेगा वो क्या होगा, आपके शरीर को जला सकता है, आपके चेहरे को जला सकता है। अब देखिए यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब को रख दिया गया है, ठीक है। अब ट्यूब को हम खुद से डायरेक्ट तो नहीं पकड़ सकते, उसके लिए पकड़ने के लिए कैंचा लाना पड़ेगा, कैच ये से पकड़ सकते हैं, तो पकड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको देखिए जो ट्यूब से कुछ गैस निकल रहा है उसको अपने नाक तरफ ले जाना है दूसरा हाथ से, ठीक है। एक हाथ से पकड़ना है, दूसरा हाथ से अपने नाक तरफ ले जाइए, उसको आप ऑर्डर मतलब सुगंध गंध मतलब उसको सूंघना है आपको। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कुछ सेंट आया क्या, इसके ऑर्डर में कोई चेंज आया, ये भी आपको देखना। साथ ही साथ जो क्रिस्टल आपने डाला है वो क्रिस्टल का कलर कैसा हुआ, पहले कलर कैसा था, बाद में कलर कैसा हुआ, ये भी देखना है। तो इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, हीट उसमें लगते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। इसका स्मेल आपका अलग लगेगा बाद में रिएक्शन करने के बाद। प्लस SO2 प्लस SO3 ये सारा चीज़ रिलीज करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही चीज से टूट के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ये क्या है, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है। ये बहुत मतलब इसमें कुछ और नहीं है, हम एक ही रिएक्टेंट को हम यहाँ रखे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो ये टूट के सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये सब प्रोडक्ट बना रहा है। तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये सिंगल प्रोडक्ट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो टूट करके और सारा प्रोडक्ट बनाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी देखे थे कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता था, और इसमें उल्टा अपोजिट हो रहा है उसका, मतलब एक ही रिएक्टेंट है वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बना रहा है, प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और एक उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल CaCO3 लाइमस्टोन। इसको भी जब तोड़ा जा रहा है, इसको भी जब हीट किया जा रहा है तो क्या बना रहा है, क्विक लाइम प्लस CO2, CaO प्लस CO2, ये दोनों का निर्माण कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट डिकम्पोज हो करके सिंपलर प्रोडक्ट्स में बन रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कैसे यूज होता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन पैराग्राफ दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्रीज। ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट किया जाता है इसको तो बनता है, तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछ देगा कि लाइम या फिर क्विक लाइम किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, याद रखना है आपको ये सब, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें को याद रखना पड़ेगा, मतलब
और इसमें ज़्यादातर याद रखने वाला चीज़ नहीं रहता है, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ होता है, समझना पड़ता है, हमको समझने वाला चीज़ रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं या फिर लाइम बोलते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारा है, इट हैज़ मैनी यूजेस, ठीक है, मैनी यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, किसका, क्विकलाइम का। यहाँ पे आप इसको आराम से ये करके रख लीजिए, ठीक है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. अब आपके सामने एक सवाल आता है कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम तो समझे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एक रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कब बोलेंगे, जब एक रिएक्टेंट को हीट करके सिंपलर प्रोडक्ट में तोड़ा जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल यहाँ जो वर्ड है ये हीट से, हीट को रिलेट कर रहा है, हीट को हम लोग थर्मल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब गर्मी दे के जब हीट दिया जाता है तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तब उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बेहतरीन, एकदम मजे मजे में मजा आ गया होगा। आगे देखते, देखिए छोटा सा और एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करता है कि 2 ग्राम लीड नाइट्रेट को लेता है पाउडर, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग, वही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लीड नाइट्रेट को ले रहे हैं, फिर उसको गर्म कर रहे हैं, फिर गर्म करने के बाद हमको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या बदलाव आया भाई साहब। एक्सपेरिमेंट जैसे कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस जो आ रहे हैं उसको हमको देखने के लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, या फिर उसमें हीट देना पड़ेगा, या फिर आग लगाना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि कुछ चेंजेस दिखे, तब हम कहेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम तो भाई लैब में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, हम इसको कुछ कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया है एक्सपेरिमेंट को, और इसी चीज़ को किताब में लिख दिया उन्होंने। क्यों लिखा है, आपके जैसे प्यारे बच्चों को समझ में आए, चीज़ें समझ में आए, इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा मेहनत करके पूरा एनालाइज करके लिख दिया है बुक में, और उसका प्रोसेस भी दे दिया कि ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन आपको घर में करने से पहले, आप ऐसा चीज़ों को घर में अगर करते हैं तो बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होंगी आपको। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि यू विल ऑब्जर्व एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। यहाँ से ये जो फ्यूम रिलीज हो रहा है, देख रहे हैं, ये जो फ्यूम रिलीज हो रहा है, यहाँ से गैस जो रिलीज हो रहा है वो कैसा दिखेगा, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब रिएक्शन है, ये है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आप रिएक्शन को लिख दिए हैं। हम आपको बताया थे कि केमिकल रिएक्शन हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या डाले थे, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया तो क्या बना रहा है, PbO बना रहा है, NO2 बना रहा है और O2 बना रहा है, ये इतना सारा चीज़ को बना रहा है। एक देखिए एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है, इसको आप घर पे खुद से पढ़ के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं, तब अगले वीडियो में हम इसको समझा देंगे। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप एकदम मस्त तरीके से पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा। चीज़ों को एनालाइज करने का एकदम मतलब थोड़ा मज़ा लेने का सीखिए, इसके बिहेवियर को जान के थोड़ा इंटरटेन करते हैं आप अपने आप को, ठीक है। ऐसा सीखना, ऐसा करना है। और एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या बोला था इन्होंने, एक सिल्वर क्लोराइड लेना है, ठीक है, चाइना डिश में, और रख देना, इसे धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद कुछ देर बाद इसमें देखिएगा तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है कैसा बदल जाता है, ग्रे में बदल जाता है। जब धूप में इसको छोड़िएगा तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ठीक है। इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, ये याद रखना है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब उसमें सनलाइट दिया जाता है, सूरज का रोशनी को छोड़ा जाता है, तो वो क्या क्या में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन में बदल जाता है, चेंजेस आते हैं। तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। कौन सा यहाँ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आपका AgCl है, और प्रोडक्ट क्या है, Ag प्लस Cl2। ये दोनों आपके प्रोडक्ट हो गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। आगे देखते हैं, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप गर्म कीजिएगा, हीट में रखिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ये जो रिएक्शन होता है, अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपसे ये सवाल पूछ देगा, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं? व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी हम जो बनाते हैं ना फोटो, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम इस ये AgBr ये सब का। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आगे क्या कहता है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है उसमें किस तरह का एनर्जी बन रहा है भाई साहब, ये सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दे रहे हैं। अब बहुत अच्छे से अगर फॉलो कीजिएगा पूरे लेक्चर को तो बहुत अच्छी चीज़ों को समझ होगी। ठीक है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, light, electricity, breaking down the reactants. The reactions in which energy is absorbed is known as endothermic reaction. अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमको बाहर से हीट देना पड़ रहा है, लाइट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ये वाला एक्सपेरिमेंट था। हम इसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, ये बैटरी से, समझ रहे हैं ना? तो बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, बाहर से एनर्जी जिस चीज जो भी रिएक्शन में देना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि बाहर से एनर्जी देते हैं। तो यहां से आपको एक और नया टर्म का नया टर्म मिला, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका डेफिनेशन आपसे अगर पूछ दिया जाए तो क्या बोलिएगा, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, हमको हीट देना पड़ता है, लाइट देना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। उसको तोड़ने के लिए हमको वो सब देना पड़ता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को हम तोड़ते हैं, ऐसा आपको ऐसे याद रखना है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स को जोड़ते हैं और डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स को तोड़ते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए हमको बाहर से कुछ ना कुछ ताकत तो लगाना पड़ेगा। तो ताकत के रूप में हम क्या करते हैं, फोर्स के रूप में हम क्या करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी का, लाइट का, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम उसको तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इतना पढ़ चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन देगा आपको, तो बहुत आसान से बना लीजिएगा। वाइट वॉशिंग के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो लिख लीजिएगा। तो ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा खुद से, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। आप लेक्चर अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगला जो रिएक्शन आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 आयरन्स का नेल लेना है। ठीक है, आयरन्स का नेल आप जानते हैं क्या होता है, तो लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको रब करना है, रब करके सैंड पेपर से अच्छे तरह से उसको साफ करना है, क्लीन करना है। और 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों को एक को मार्क कीजिए ए और एक को मार्क कीजिए बी। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक है, 10 ml कॉपर सल्फेट, 10 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, ठीक है। अब 2 आयरन नेल को क्या करना है, एक रस्सी से बांधना है और उसको इमर्ज कर देना है किसमें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में, इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट। जो टेस्ट ट्यूब बी दिए हैं उसमें 20 मिनट के लिए हमको क्या करना, आयरन नेल्स को डाल देना है उसमें। ठीक है, कीप 1 आयरन नेल असाइड द कंपैरिजन। अब एक आयरन नेल को आप बाहर रखिए। ठीक है, जब 20 मिनट हो जाएगा तो आयरन नेल्स को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से बाहर निकालना है सॉल्यूशन से। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर
ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। देखिए अब आपको क्या करना था इस एक्सपेरिमेंट में कि कॉपर सल्फेट लेना था, ठीक है। अब उसको करना क्या था, कॉपर सल्फेट लेने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना था 10-10 ml। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है कि आयरन का नेल डाल देना है, दूसरा टेस्ट ट्यूब को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब को छोड़ दीजिए, मतलब जो आयरन नेल डाले हैं उसको 20 मिनट तक छोड़ दीजिए और 20 मिनट के बाद बाहर निकाल देना है आयरन नेल को। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को कंपेयर करके देखना है कौन वाला टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है, कलर कौन सा टेस्ट ट्यूब में कैसा है, दोनों में डिफरेंस है, कंपेयर करके हमको देखना है। ये एक्सपेरिमेंट था आपका। अब देखते हैं यह जो एक्सपेरिमेंट हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला जो कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पे कलर को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐसा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड रिएक्शन मिक्सचर, ये जो रिएक्शन वाला आयरन ट्यूब आयरन नेल्स को डाले थे वो ऐसा दिखता है। पहले इस तरह से कॉपर सल्फेट था। आयरन नेल जिसको हम इसको बाहर निकाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वो ऐसा दिखेगा, और जो आयरन नेल है जिसको हम रखे थे वो ऐसा दिखेगा। अब आपसे सवाल उठता है कि आयरन नेल जो है ब्राउनिश क्यों बना, ब्राउन दिखने लगा, क्यों, वाई दिस, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन फेड्स क्यों हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये फेड क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इसको हम इस रिएक्शन को इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं, इक्वेशन, ठीक है। तो रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि Fe को हम डाले थे, Fe के रूप में क्या था हमारा आयरन था, CuSO4 क्या था, कॉपर सल्फेट था। क्या बन रहा है, FeSO4 और Cu बन रहा है। यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिए, क्या हो रहा है, जो ये Fe है वो Cu को बाहर निकाल के यहाँ पे Cu की जगह पे ये आ जा रहा है, और Cu क्या है यहाँ पे बाहर आ गया। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। प्लेस का जो जगह है, प्लेसेस, जैसे कि आयरन का जो जगह था वो किसने ले लिया, कॉपर ने ले लिया, और कॉपर का जो जगह था वो किसने ले लिया, आयरन ने ले लिया। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे अब ये नहीं कह सकते, गलती थोड़ा सा बोला हमने कि आयरन का जगह किसी ने नहीं लिया, लेकिन कॉपर का जो जगह था यहाँ, कॉपर किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, कॉपर सल्फेट बनाया था, लेकिन जो आयरन है ये कॉपर को हटा दिया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट बन चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शंस जहाँ भी देखिएगा इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आयरन जो है कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया या फिर हटा दिया, तो उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सारा एग्जाम्पल सब दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे Zn प्लस CuSO4, तो Zn किसको हटा दे रहा है, Cu को हटा के ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे देखते हैं Pb प्लस CuCl2, तो Pb क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए Pb जो है ये Pb यहाँ पे Cl के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना ले रहा है, और Cl2 ये अकेला रह जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों था, क्योंकि एक ही एलिमेंट हटाता था, ठीक है, दोनों नहीं हटाता था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सपेरिमेंट है, मतलब हर रिएक्शंस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करना था, 3 ml क्या लेना था, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। अनदर टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दो टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और दूसरे में क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। और उसके बाद क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया,
you will observe that white substance which is insoluble in water is formed. तो ऐसा करने के बाद एक वाइट सब्सटेंस बनता है, ठीक है। एक वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर के साथ वो घुलता नहीं है, वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता है, उसी को बोलते हैं वो इनसॉल्यूबल इन वाटर। और इसी को बोलते हैं, इसी इनसॉल्यूबल को बोलते हैं प्रेसिपिटेट बनना। आपसे एक सवाल और पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे आप बोलिएगा दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड नॉन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा विच ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शंस करने के बाद इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब वो सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं सतह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए सोडियम सल्फेट हम डाल देते हैं, बेरियम क्लोराइड मिला दिए। अब क्या हो रहा है कि देखिए जो सोडियम सल्फेट है किसके साथ रिएक्शन बना रहा है, सोडियम सोडियम आपके सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया है। और इसमें बेरियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ। लेकिन ये दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट इसको पहले रब कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोडियम है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaCl के साथ, ठीक है। और जो बेरियम है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SO4 के साथ। मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम है बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही साथ दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया, बहुत आसान था। तो आगे देखते हैं, व्हाट काउजेज दिस, द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 minus and Ba2 plus. The another product formed is sodium chloride which remains in solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between reactant are called double displacement reaction. देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपसे एग्जाम्पल ये पूछ दिया, डेफिनेशंस पूछ दिया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हो गया, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये किस तरह से टूटेगा बताइए। तो ये ब्रेकडाउन जब होगा Na, तो कैसे ब्रेकडाउन होगा, Na प्लस में होगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस के रूप में टूटेगा। तो क्या हुआ, Na प्लस क्या है, आयन है, Ba प्लस और Cl2 माइनस, तो ये क्या है, एक आयन है। तो आयन के रूप में टूटेगा, तो एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। आज के लिए इतना ही। ये मतलब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नहीं तो अभी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो क्या किया गया, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है, ठीक है, और उसको हीट करना है, गर्म करना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर। देखिए कॉपर पाउडर का जो सरफेस होता है वो ब्लैक बन जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ठीक है। आपसे एक सवाल है कि व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखिए ऑक्सीडेशन होता है, जब भी किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
उसमें ऑक्सीजन एडअप होता है। जैसे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन को हमने रिएक्शन कराया तो CuO बन गया, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, प्लस में हमको हीट देना पड़ा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। If hydrogen gas is placed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as reverse reaction takes place as copper is obtained। देखिए, जब अगर हम इसको फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, फिर से वापस कॉपर बन जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन ऐड होता था, और रिडक्शन में क्या होता था, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस, देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला मतलब डेफिनेशंस को देखिए। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, यहाँ हमने बताया कि ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को गेन करता है किसी भी रिएक्शन में तो वो हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पे। एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब रिएक्शन के दौरान कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, मतलब छोड़ देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड। हम कहते हैं कि रिड्यूस्ड हो गया, ये चीज रिड्यूस्ड हो गया, तो क्या बना, उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। अब ये रिएक्शन हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूस्ड हो रहा है। एंड हाइड्रोजन गेनिंग, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखिए, ये कॉपर जो है क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। जो हाइड्रोजन था अकेले था, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसको हाईलाइट करके रखते हैं, द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स the reactant gets oxidized while the other get reduced during reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction या फिर redox reaction। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसी को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर, ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ZNO, तो ZNO में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और C में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो इतना ही आज के लिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो गया, कितना रिएक्शंस का टाइप होता है वो पता चल गया। अब आगे पढ़ेंगे क्या है अगला टॉपिक हमारा, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसका इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का इफेक्ट क्या क्या होता है हमारा डेली लाइफ में, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, ठीक है।